नमस्कार। आज के इतिहास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। इतिहास सच्चा शिक्षक कोई दूसरा हो नहीं सकता। इतिहास सिर्फ अपने में घटनाओं को नहीं समेटे होता है, बल्कि इन घटनाओं से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसी कड़ी में जानेंगे आज 15 अप्रैल को देश दुनिया में क्या कुछ हुआ था, कौन सी बड़ी घटनाएं घटी थी जिसने इतिहास के पन्नों पर अपना प्रभाव छोड़ा। जानेंगे आज के दिन जन्मे खास व्यक्तियों के बारे में और बात करेंगे उनकी जो दुनिया से इस दिन विदा होकर चले गए। तो चलिए आज के इतिहास के सफर पर आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे गुरु नानक देव के बारे में, जिनका आज ही के दिन जन्म हुआ था। देखिए रिपोर्ट। गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक और सिखों के पहले गुरु थे। उनकी जयंती प्रकाश पर्व या गुरु पर्व के रूप में मनाई जाती है। नानक जी का जन्म पाकिस्तान के पंजाब में रावी नदी के किनारे स्थित तलवंडी नामक गांव में हुआ था। 15 अप्रैल 1489 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन इनका जन्म हुआ था। इस दिन को सिख धर्म में काफी उत्साह के साथ मनाया जाता है। इनका जन्म पिता कल्याण या मेहता कालू जी और मां तृप्ति देवी के घर हुआ। नानक जी ने हिंदू परिवार में जन्म लिया था। सिख धर्म में मान्यता है कि बचपन से ही नानक देव जी विशेष शक्तियों के धनी थे। उन्हें अपनी बहन नानकी से काफी कुछ सीखने को मिला। 16 वर्ष की आयु में इनकी शादी सुलखनी से हो गई। सुलखनी पंजाब के गुरदासपुर जिले के लाखौकी की रहने वाली थी। इनके 2 पुत्र श्रीचंद और लक्ष्मी चंद्र थे। इन दोनों बच्चों के जन्म कुछ समय बाद ही नानक जी तीर्थ यात्रा पर निकल गए। उन्होंने काफी लंबी यात्राएं की। इस यात्रा में उनके साथ मर्दाना, लहना, बाला और रामदास भी गए। 1521 तक उन्होंने यात्राएं की। इस यात्रा के दौरान वे सबको उपदेश देते और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जागरूक करते थे। उन्होंने भारत, अफगानिस्तान और अरब के कई स्थानों का भ्रमण किया। इन यात्राओं को पंजाबी में उदासियां कहा जाता है। गुरु नानक जी ने अपनी यात्राओं के दौरान कई जगह डेरा जमाया। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया। उन्होंने मूर्ति पूजा को निरर्थक माना और रूढ़िवादी सोच का विरोध किया। उन्होंने अपने जीवन का आखिरी समय पाकिस्तान की करतारपुर में बिताया। करतारपुर सिखों का पवित्र धार्मिक स्थल है। 22 सितंबर 1539 को गुरु नानक जी की मृत्यु हो गई, लेकिन उन्होंने अपने पीछे सिख धर्म के अनुयायियों के लिए अपने जीवन के 3 मूल सिद्धांत नाम जपो, कीरत करो और वंडा चखो बताए गए। करतारपुर में गुरु नानक देव जी की दिव्य ज्योति जोत में समा गई। उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले अपने शिष्य भाई लहना को उत्तराधिकारी बनाया, जो आगे चलकर गुरु अंगद देव कहलाए। वे सिखों के दूसरे गुरु माने जाते हैं। तो ये जाना आपने गुरु नानक देव जी के बारे में, जिनका आज ही के दिन जन्म हुआ था। अब आगे की कड़ी में हम जानेंगे हिमाचल प्रदेश के बारे में, जिसका निर्माण आज ही के दिन हुआ था। देखिए हमारी रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश उत्तर पश्चिमी भारत में स्थित एक राज्य है। इस प्रदेश को देवभूमि भी कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश का शाब्दिक अर्थ बर्फीले पहाड़ों का प्रांत है। इस क्षेत्र में आर्यों का प्रभाव ऋग्वेद से भी पुराना है। 15 अप्रैल 1988 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश राज्य का निर्माण किया गया था। आंग्ल गोरखा युद्ध के बाद यह ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के हाथ में आ गया। सन 1857 तक यह महाराजा रणजीत सिंह के शासन के अधीन पंजाब राज्य का हिस्सा था। 1950 में इस राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, परंतु 1971 में हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1971 के अंतर्गत इसे 25 जून 1971 को भारत का 18वां राज्य बना दिया गया। हिमाचल प्रदेश का इतिहास उतना ही प्राचीन है जितना कि मानव अस्तित्व का अपना इतिहास है। इस बात की सत्यता के प्रमाण हिमाचल प्रदेश के विभिन्न भागों में हुई खुदाई में प्राप्त सामग्रियों से मिलते हैं। प्राचीन काल में इस प्रदेश के आदि निवासी दास, दस्यु और निषाद के नाम से जाने जाते थे। 19वीं शताब्दी में रणजीत सिंह ने इस क्षेत्र के अनेक भागों को अपने राज्य में मिला लिया। जब अंग्रेज यहाँ आए तो उन्होंने गोरखा लोगों को पराजित करके कुछ राजाओं की रियासतों को अपने साम्राज्य में मिलाया। शिमला हिल स्टेशन की स्थापना 1945 ईस्वी तक प्रदेश भर में प्रजा मंडलों का गठन हो चुका था।
1946 ईस्वी में सभी प्रजा मंडलों को HHRC में शामिल कर लिया गया था तथा मुख्यालय मंडी में स्थापित किया गया। मंडी के स्वामी पूर्णानंद को अध्यक्ष, परमदेव को सचिव तथा शिवनंद रमौल को संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया था। HHSRC के नाहन में 1946 ईस्वी में चुनाव हुए, जिसमें यशवंत सिंह परमार को अध्यक्ष चुना गया। जनवरी 1947 ईस्वी में राजा दुर्गाचंद की अध्यक्षता में शिमला हिल्स स्टेट्स यूनियन की स्थापना की गई। जनवरी 1948 ईस्वी में इसका सम्मेलन सोलन में हुआ। हिमाचल प्रदेश के निर्माण की घोषणा इस सम्मेलन में की गई थी। दूसरी तरफ प्रजामंडल के नेताओं का शिमला में सम्मेलन हुआ, जिसमें यशवंत सिंह परमार ने इस बात पर जोर दिया कि हिमाचल प्रदेश का निर्माण तभी संभव है जब शक्ति प्रदेश की जनता तथा राज्य के हाथ सौंप दी जाए। शिवानंद रमौल की अध्यक्षता में हिमालयन प्लांट गवर्नमेंट की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय शिमला में था। 2 मार्च 1988 ईस्वी में शिमला हिल स्टेट के राजाओं का सम्मेलन दिल्ली में हुआ। राजाओं की अगुवाई मंडी के राजा जोगेंद्र सेन कर रहे थे। इन राजाओं ने हिमाचल प्रदेश में शामिल होने के लिए 8 मार्च 1948 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। 15 अप्रैल 1948 ईस्वी को हिमाचल प्रदेश राज्य निर्माण किया गया था। उस समय प्रदेश भर को 4 जिलों में बांटा गया था और पंजाब हिल स्टेट्स को पटियाला और पूर्व पंजाब राज्य का नाम दिया गया। 1948 ईस्वी में सोलन की नालागढ़ रियासत को शामिल किया गया। अप्रैल 1948 में इस क्षेत्र की 27,000 वर्ग किलोमीटर में फैली लगभग 30 रियासतों को मिलाकर इस राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। आज के इतिहास के सफर पर हम बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे द्विवेदी युग के महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के बारे में। हिंदी साहित्य में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का वही स्थान है जो हिंदी कथा जगत में उसने कहा था कि कथाकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। ये द्विवेदी युग के कवियों में यह कवि ऐसे थे जिन्होंने खड़ी बोली का पहला महाकाव्य लिखा और इनका जन्म आज ही के दिन यानी 15 अप्रैल सन 1865 को हुआ था। देखिए हमारी रिपोर्ट। जब बात हिंदी में खड़ी बोली की होती है तो एक नाम जो बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है वह नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में 1890 ईस्वी के आसपास अयोध्या सिंह उपाध्याय ने साहित्य सेवा के क्षेत्र में पदार्पण किया। द्विवेदी युग के कवियों में यह कवि ऐसे थे जिन्होंने खड़ी बोली का पहला महाकाव्य लिखा। हिंदी साहित्य में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का वही स्थान है जो हिंदी कथा जगत में उसने कहा था कि कथाकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। अयोध्या सिंह उपाध्याय का जन्म जिला आजमगढ़ के निजामाबाद नामक स्थान में सन 1865 ईस्वी में हुआ था। हरिऔध के पिता का नाम भोला सिंह और माता का नाम रुक्मणी देवी था। सेहत ठीक न रहने की वजह से हरिऔध का विद्यालय में पठन पाठन ना हो सका। अतः इन्होंने घर पर ही उर्दू, संस्कृत, फारसी, बांग्ला और अंग्रेजी का अध्ययन किया। 1883 में ये निजामाबाद के मिडिल स्कूल के हेडमास्टर हो गए। 1890 में कानून की परीक्षा पास की। 1923 में पद से अवकाश लेने पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्राध्यापक भी बने। हरिऔध के समय में खड़ी हिंदी का प्रयोग तो हो रहा था, किंतु उसका काव्यात्मक कलेवर ब्रजभाषा और अवधि से बिल्कुल मुक्त नहीं हो पाया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी खड़ी हिंदी का स्वरूप सरस्वती के माध्यम से गढ़ रहे थे, जिसे मानक हिंदी माना गया और उनकी प्रेरणा से कविगण इसमें कविता लिख रहे थे। हरिऔध भारतीय पुरातन संस्कृति के पोषक थे और इसीलिए उन्होंने काव्य सृजन के भारतीय प्रतिमानों को अपनाया और खड़ी बोली में अपने पहले महाकाव्य प्रिय प्रवास की रचना की। हरिऔध ने शुरुआत में ब्रजभाषा में लिखना शुरू किया। उन्होंने रस कलश की रचना इसी भाषा में की थी, किंतु समय के प्रवाह को देखते हुए वे खड़ी बोली की ओर उन्मुख हुए और इसी में रचना करने लगे, जिसकी चरम परिणति प्रिय प्रवास के रूप में हुई। 17 सर्गों में विभाजित प्रिय प्रवास में कृष्ण के दिव्य चरित का मधुर, मृदुल व मंजुला गान किया गया है।
इनसे पूर्व मैथिली शरणगुप्त खड़ी बोली में जयद्रथ वध की रचना कर चुके थे, लेकिन यह एक खंड काव्य ही था। इस प्रकार प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम प्रबंध और हरिऔध को पहला महाकवि होने का गौरव प्राप्त है। हरिऔध ने प्रिय प्रवास के अलावा परिजात और वैदेही वनवास शीर्षक से 2 प्रबंध काव्य लिखे। इसके अलावा प्रद्युम्न विजय और रुक्मणी परिणय जैसी नाटकृति भी लिखी। हरिऔध ने इसके अलावा प्रेम कांता, ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल नामक उपन्यास भी लिखे। जैसे मुंशी प्रेमचंद्र उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं, जयशंकर प्रसाद नाटक सम्राट कहे जाते हैं, वैसे ही हरिऔध अपने प्रशंसकों द्वारा कवि सम्राट कहे जाते हैं। बात करें खड़ी बोली की तो खड़ी बोली हिंदी भारत की सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। व्यवहार में यह उस भूभाग की भाषा मानी जाती है जिसकी सीमा पश्चिम में जैसलमेर, उत्तर पश्चिम में अंबाला, उत्तर में शिमला से लेकर नेपाल के पूर्वी छोर तक के पहाड़ी प्रदेश, पूर्व में भागलपुर, दक्षिण पूर्व में रायपुर तथा दक्षिण पश्चिम में खंडवा तक पहुंचती है। इस विशाल भूभाग के निवासियों के साहित्य, पत्र पत्रिका, शिक्षा दीक्षा, आपस में वार्तालाप इत्यादि की भाषा खड़ी बोली हिंदी है, जिसे स्थानीय बोलियों की छाया मिली रहती है। तो अभी जाना आपने कवि सम्राट के नाम से मशहूर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के बारे में। आगे हम बात करेंगे भारत के प्रसिद्ध सारंगी वादक और शास्त्रीय गायक सुल्तान खान के बारे में, जिनका आज ही के दिन जन्म हुआ था। तो देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। उस्ताद सुल्तान खान भारत में फ्यूजन संगीत समूह तबला बीट साइंस के सदस्य रहे थे। तबला बीट साइंस में उनके अलावा भारत के जाने माने तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन और बिल लासवेल भी सदस्य रहे। इसके साथ ही पंडित रविशंकर और मशहूर बैंड द बीटल्स के साथ भी उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। हिंदी संगीत जगत में विशेष स्थान रखने वाले सारंगी वादक उस्ताद सुल्तान खान का रविवार 27 नवंबर 2011 को निधन हो गया। सारंगी के उस्ताद और दिल को छू लेने वाले पिया बसंती व अलबेला सजन आयो रे सरीखे गीतों को अपनी आवाज देने वाले सुल्तान खान को हिंदी संगीत जगत में विशेष सम्मान से देखा जाता है। राजस्थान के सीकर में जन्मे और जोधपुर घराने से ताल्लुक रखने वाले सुल्तान खान 11 साल की उम्र से ही स्टेज पर प्रस्तुति देने लगे थे। उन्हें देश के सारंगी को पुनर्जीवित करने का श्रेय दिया जाता है। पिता उस्ताद गुलाब खान से संगीत की शुरुआती शिक्षा लेने के बाद उन्होंने इंदौर घराने के शास्त्रीय गायक उस्ताद आमिर खान की शगदिरी में अपनी कला को निखारा। सुल्तान खान ने भारतीय संगीत के हर बड़े नाम के साथ संगत की। उन्होंने सुर कोकिला लता मंगेशकर, तबला वादक अलरखा खान व जाकिर हुसैन, बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया और संतूर वादक पंडित शिव कुमार को भी अपनी कला का मुरीद बनाया। पंडित रविशंकर और मशहूर बैंड द बीटल्स के साथ उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रमों में शिरकत की। पॉप क्वीन मैडोना के एल्बम के लिए उन्होंने सारंगी बजाई। उनकी सारंगी ऑस्कर विजेता गांधी फिल्म में भी सुनाई दी थी। गायिका चित्रा के साथ आए पिया बसंती एल्बम ने उन्हें युवाओं के बीच लोकप्रिय बनाया। इस एल्बम ने उन्हें MTV का इंटरनेशनल व्यूअर्स चॉइस अवार्ड भी दिलाया। सुल्तान खान के बेटे साबिर खान भी मशहूर सारंगी वादक हैं। उस्ताद सुल्तान खान को हमेशा सारंगी को जीवित करने और उनकी अनोखी आवाज के लिए जाना जाता रहेगा। आज के समय जब सभी लोग मॉडर्न होने की राह पर चले जा रहे हैं, तो उन्होंने शास्त्रीय और पारंपरिक संगीत को जिंदा रखने में अहम भूमिका निभाई है। तो ये जाना आपने उस्ताद सुल्तान खान के बारे में, जिनका हिंदी संगीत जगत में अपना एक विशेष स्थान था। तो फिलहाल के लिए इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए इतिहास के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।